हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड के निसाब में शामिल प्रेमचंद के सारनिगारी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। देखो, प्रेमचंद बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में भी शामिल हैं और हमारे यहाँ एमए फाइनल का 8th पेपर है एसए का, उसमें भी शामिल है। तो हमें दोनों तरह से इसके लिए मदद मिल जाएगी। एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये मुफीद रहेगा ये वीडियो, और बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये मुफीद साबित हो सकता है। देखिए, प्रेमचंद जो हैं वो बनारस के करीब एक गांव के अंदर पैदा हुए थे, छोटे से गांव के अंदर, और उनका असल नाम धनपत राय था, धनपत राय, लेकिन नवाब राय के नाम से लिखते थे। और जो ज़माना के एडिटर थे मुंशी दया नारायण निगम, उनके कहने पर उन्होंने प्रेमचंद का नाम, उनकी तजवीज़ पर उन्होंने प्रेमचंद नाम रखा था, और बाद में वो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और वो इसी नाम से मशहूर हुए। वैसे नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था इब्तिदा के अंदर उन्होंने। तो प्रेमचंद जो थे वो गांव के अंदर एक मुफलिस, एक ऐसे घराने में पैदा हुए थे जहां की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन और उनके क्या था कि उनके वालिद जो थे डाकखाने के अंदर सर्विस करते थे, तो ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। एक मशक्क़त भरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी, अपना बचपन उनका ऐसा ही था। और उन्होंने अपने गिरदोपेश में जो भी हालात देखे थे, जो ज़िंदगी देखी थी उन्होंने, जो जिन अफराद को देखा था उन्होंने, उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने अपने गिरदोपेश की ज़िंदगी को और देखे भाले जो अफराद हैं उन सबको उन्होंने बहुत फितरी रंग के अंदर अपने अफसानों और नावलों के अंदर ज़िंदा कर दिया। ये उनका सबसे बड़ा कारनामा है। क्यों? क्योंकि उनसे पहले जो फ़िक्शन लिखा गया, जो अफसानवी अदब हमारे सामने आता है, उसमें तख़य्युली दुनिया की बातें होती हैं, उसमें मिसालियत होती है। तो प्रेमचंद जो हैं वो हमारे पहले अफसाना निगार माने जाते हैं, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अफसाने के अंदर ज़िंदगी का और कहानी का जो रब्त है उसको उन्होंने जोड़ दिया। यानी ये है कि हमें अब जदीद अफसाने का जो तस्वुर है वो प्रेमचंद ने दिया है। यानी अफसाना किस तरह लिखा जाता है, कहानी को किस तरह ज़िंदगी से जोड़ करके हकीकी रंग के अंदर पेश किया जाता है, ये प्रेमचंद ने हमें सिखाया था। तो उनका काम सबसे बड़ा जो उनकी जो अहमियत है वो ये है कि उन्होंने अपने आसपास की जो ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी को और अपने देखे भाले अफराद को फितरी रंग के अंदर अपने अफसानों के अंदर शामिल कर दिया। उनको इब्तिदा से ही किस्से कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। वो तिलस्म ओशरुबा जो थी वो उसको उन्होंने पढ़ा था और उसका बहुत गहरा असर उनके जहन के ऊपर पड़ा है। इसके अलावा उनके जो घरेलू हालात थे, जो मतलब जो उनके गांव के देहात के जो हालात थे, उस देहात के हालात का असर उनके जहन के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा कि जो उनके एहसासात पर नक्श हो गया वही उन्होंने क्या किया, अपने अफसानों के अंदर और अपने नावलों के अंदर पेश कर दिया। प्रेमचंद को हम तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद अदब का रहनुमा कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रेमचंद को हम तरक्की पसंद अदब का रहनुमा? इसलिए कहा जाता है प्रेमचंद को तरक्की पसंद अदब का रहनुमा क्योंकि उनके अफसानों के अंदर, उनके नावलों के अंदर, उनके अदब के अंदर समाज की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक मकसद है। उन्होंने हमेशा अपने अदब के अंदर, अपने अफसानों के अंदर, अपने नावलों के अंदर उन्होंने हमेशा तरक्की, इंसाफ और आज़ादी का साथ दिया। इसलिए उनको हम तरक्की पसंद अदब का रहनुमा कहते हैं। प्रेमचंद जो हैं उनके अफसानी मजमूए कौन कौन से मशहूर हुए हैं? प्रेमचंद के अफसानी मजमूए देखो, एक तो यह है सोज़े वतन, इब्तिदाई जो था उनका सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, ठीक है। इसके अलावा उनके आए थे वारदात, ज़ादिरा और खून की कीमत। इसके अलावा ख्वाब व ख़याल, खाकी परवाना और ये दूध की कीमत और ये था आखिरी तोहफ़ा, देहात के अफसाने। ये जो उनके अफसानवी मजमूए हैं, इनके अलावा भी उनके कई जो अफसाने थे वो दूसरी जगह मतलब दूसरे अलग से शाया हुए हैं, किसी और मजमूए के अंदर शाया नहीं हुए हैं। प्रेमचंद के जो कारनामा हमने आपको क्या पता, प्रेमचंद की अज़मत क्या है, प्रेमचंद की अहमियत क्या है, वो यही है कि उन्होंने हकीकी ज़िंदगी को, अपने आसपास की जो हकीकी ज़िंदगी थी ना, उसको एज़ इट इज़ फितरी रंग के अंदर अपने अफसानों के अंदर, नावलों के अंदर पेश कर दिया। ख़ास तौर पे देहात जो था वो उनके यहाँ मरकज़ी हैसियत रखता है, यानी सेंटर में है उनके। उन्होंने सबसे ज़्यादा देहात पर अफसाने लिखे, लेकिन उन्होंने शहर पर भी लिखे। शहर का जो मुतवस्सत तबका है
जो हिंदुओं का जो मुतवस्सित ख़ानदान है, उन ख़ानदानों के जो मसाइल हैं, उनका जो दुख दर्द है, उनमें जो औरतों की सिचुएशन है, कैसी थी औरतों की सिचुएशन, औरतें किस हालत में रह रही थी, उनके मसाइल क्या थे, है ना। उस ज़माने में जो दकियानूसियत थी वो सब उन्होंने उसके अंदर पेश कर दिया। इसके अलावा उन्होंने तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद को भी उन्होंने अपने अफसानों के अंदर पेश किया। हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत का इजहार जो है वो उस वक्त तहरीक आज़ादी के दौरान अवाम के अंदर किस तरह था, वो उन्होंने पेश किया है। ख़ास तौर पे गांधी जी से बहुत मुतासिर थे वो, गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा के उसूल थे उनसे बहुत मुतासिर थे, उनको वो बहुत पसंद करते थे। उन तो उस बात को भी, उसको भी उन्होंने अपने अफसानों के अंदर, अपने नावलों के अंदर पेश किया। तो मतलब ये है कि ग़ुलाम हिंदुस्तान की जो एक मुकम्मल नक्शा है वो प्रेमचंद के अफसानों के अंदर हमें देखने को मिलता है। उनके अफसाने देख लो, जो जो बहुत मशहूर हुए हैं उनके अफसाने, उसके अंदर देख लो तुम, ये है सवासेर गेहूँ है, ठीक है, और है ना क्या कहते हैं, पूस की रात है, इसके अलावा दूध की कीमत है, और पंच परमेश्वर है, या फिर बलिदान है, पंचायत है, और क्या कहते हैं ये, उसके अलावा उनके वो थे बूढ़ी काकी है ना, और ईदगाह है, और दो बैल है, राह निजात है, और निजात भी एक अलग से एक अफसाना है। इसके अलावा उनका ये वो जो अफसाना था दूध की कीमत, ये जो अफसाने हैं उनके, बड़े घर की बेटी, नई बहू, ये सब जो अफसाने हैं ना उनके, उनका क्या है कि ये अफसाने बहुत मशहूर हुए उनके। और क्यों मशहूर हुए? सिर्फ इस वजह से मशहूर हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने इनके अंदर जो किरदार पेश किए ना, वो किरदारों के अंदर बहुत अर्जियत पाई जाती है, एकदम फितरी रंग के अंदर सामने आते हैं। उनकी ज़बान जो है वो असली रंग के अंदर है। उन्होंने पहली मर्तबा, हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ मिसालियत नहीं पाई जाती, उनके जो इब्तदाई अफसाने हैं, सोज़े वतन है, प्रेम 25 और प्रेम 32 के जो इब्तदाई अफसाने हैं, उन अफसानों के अंदर उनके क्या है कि मिसालियत पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब उनका फ़न आगे बढ़ता है, इर्तिकाई मंजिलें तय करता है, तो उनके अफसानों के अंदर क्या है कि उनका फ़न निखरने लगता है। और कफ़न तक आते आते, जो उनका अफसाना है आखिरी, वो उस तक आते आते उनके अफसानों के अंदर क्या हुआ कि एक ऐसी अर्जियत पैदा हुई, एक ऐसी खुरदरी हकीकत निगारी पैदा हुई जिसकी मिसाल हमें बहुत कम नज़र आती है, मतलब उस दौर के अंदर। इसलिए प्रेमचंद जो हैं उनकी अजमत यही है। दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि प्रेमचंद के अंदर जो प्रेमचंद ने पहली मर्तबा देहात का जो मुकम्मल नक्शा है, देहात के जो तमाम पहलू हैं उनको पेश किया। ऐसे किरदार जो अब तक जिनको के ऊपर अदीबों की, दूसरे अफसाने निगारों की, दूसरे नावल निगारों की नज़र नहीं पड़ी थी, उसको प्रेमचंद ने पेश किया। जैसे किसान हैं, ठीक है, खेतीहर मजदूर हैं, या फिर है ना दलित तबका है, शूद्र हैं, जो अछूत कहलाते हैं, जिनको सदियों तक कुचला गया, जिनको सदियों तक महरूम रखा गया, जिनको इंसान ही नहीं समझा जाता था, उनको उन्होंने पेश किया। और उनके जिस्मों से जोंक की तरह लिपटे हुए ज़मींदार हैं जो उनका खून चूस रहे थे, या फिर पुलिस के हुक्काम हैं, या फिर महाजन हैं, या फिर सियासी लीडर हैं, या मज़हब के बने हुए जो नेता थे, जैसे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जो कि ठेकेदार बने हुए थे मज़हब के, जिन्होंने अपने उसूल बना रखे थे, जिनको कोई मतलब नहीं था इंसानियत से, जिनको कोई बराबरी से कोई मतलब नहीं था कि इंसान को इज़्ज़त के साथ देखा जाना चाहिए, हर इंसान को, वो चीज़ें उन्होंने जो थी अपने अफसानों के अंदर मुकम्मल तरीके से पेश कर दी। तो इसलिए क्या है कि प्रेमचंद के अफसानों के अंदर जो अर्जियत है, प्रेमचंद के अफसानों के अंदर जो हकीकत निगारी है, जो उस दौर का जो हिंदुस्तान है, ग़ुलाम हिंदुस्तान है, उसका मुकम्मल नक्शा हमें प्रेमचंद के अफसानों के अंदर देखने को मिलता है। देहात के अफसानों पर, देहात पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अफसाने लिखे। मसलन उनका अफसाना सवासेर गेहूँ देख लो। सवासेर गेहूँ जो है वो कैसे एक उस किसान का, बेचारे का, गरीब का की कहानी है, शंकर की, जिसके ऊपर जो पंडित जो था, उसने सवासेर गेहूं के बदले में, मतलब उसके सवासेर गेहूं का जो ब्याज चुकाने के बदले में उस पंडित ने उसे क्या दिया, 5.5 मन गेहूं चुकाने का, अदा करने का हुक्म सादिर कर दिया। तो वो बेचारा कहाँ से देता, जबकि वो खुद एक वक्त भूखा रहता था, जौ की रोटी खाता था, वो बेचारा 5.5 मन गेहूँ कहाँ से देता। नतीजे में ये होता है कि वो पंडित जो है वो उसको अपने खेतों के अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि बेगार करो, मतलब मुफ्त के अंदर वो सारी ज़िंदगी उसके खेतों के अंदर काम करता है। 20 साल उसके खेतों में काम करता रहा और उसके बावजूद उसका ब्याज नहीं चुका, और नतीजा ये हुआ कि वो मर गया। और उसके बाद शंकर के बेटे को ले गया वो जो ब्राह्मण था, वो जो पंडित था, वो
उसके बेटे को लेकर के गया कि अब तू शंकर की जगह अब तू मेरे खेतों के अंदर बेगार करेगा। तो ये निज़ाम है जो देहात का जो ये निज़ाम था, निचले तबके का जो इस्तेसाल था, जो दुख दर्द था, जो उसके मसाइल थे, उसको प्रेमचंद ने पेश किया। या फिर तुम लोग देख लो राह निजात है। राह निजात के अंदर क्या होता है कि वो जो वो है क्या कहते हैं, दो जो राह निजात देख लो, या ये इसकी जो गूदड़ की जो बहू थी भूखी, वो अपने बेटे के बजाय जो ठाकुर था उसका गांव का, उसके बेटे को दूध पिलाती है। लेकिन 1 साल बाद उसके बेटे का दूध छुड़ा लिया जाता है कि है ना तुम हमारा बेटा जो है, हमारे बेटे का मज़हब जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उसको हटाए थे। लेकिन फिर भूखी और भूखी का हस्बैंड दोनों जो हैं वो उनका इंतकाल हो जाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि जो वो उसका बेटा था भूखी का, वो बेटा यतीम हो जाता है और ठाकुर के टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जो ठाकुर का कुत्ता था, ठाकुर के बेटे का जो कुत्ता था, उसको जो रोटी मिलती थी, उसको जो टुकड़े मिलते थे झूठे, वो वही हालत उसकी भूखी के बेटे की हो जाती है। तो ये बात ये दिखाना चाहते हैं प्रेमचंद कि किस तरह देहात के अंदर जो गरीब है, जो मजलूम है, उसका किस तरह इस्तेसाल किया जाता है, किस तरह उसको उसकी जो भूख है वो किस तरह उनको मारा जाता है, किस तरह वो बेचारा जो है छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहा है। तो ये उन्होंने अपने अफसानों के अंदर ख़ास तौर पर उन अफराद को मरकज़ के अंदर रखा जो कि मामूली मामूली खुशियों के लिए तरस रहे हैं, जिनके ऊपर जो पावर है जिन लोगों के हाथ में, वो तबका जो है उनके ऊपर जुल्म कर रहा है और उनको उनका खून चूस रहा है। चाहे उसमें सड़ी गली रस्में भी उन्होंने बताई, दकियानुसियत की तरफ भी उन्होंने दकियानुसियत पर भी उन्होंने अफसाने लिखे हैं कि किस तरह देहात के अंदर जो सड़ी गली रस्में हैं वो भी किसानों की, वो भी निचले तबके की किस तरह दुख की उनके मसाइल के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन सबको उन्होंने पेश किया। दूध की कीमत को देख लो तुम, जिसके अंदर जादू राय और साधु राय की कहानी है। जादू राय का बेटा साधु राय जो है वो क्या होता है कि फसल नहीं होती है एक मरतबा 1 साल, और बारिश नहीं होती है, फसल नहीं होती है, बर्बाद हो जाती है, इसलिए उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो जादू राय जो है वो अपने बेटे साधु राय को लेकर के मजदूरी करने के लिए निकलता है। इत्तेफाक की बात ऐसी होती है कि जो मिशनरी वाले होते हैं वो साधु राय को अपने साथ ले जाते हैं और उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना देते हैं। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन करके जादू राय के पास आता है, अपने बाप के पास आता है गाँव के अंदर, तो गाँव के जो लोग होते हैं वो उसे अछूत करार दे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें तो दूसरे मज़हब के लोगों ने पाला था। तो ये निज़ाम है, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें जो देहात के अंदर, जो छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं, जिनकी वजह से जो इंसान है वो मसाइल में गिरफ़्तार होता है, वो कौन कौन सी बातें, उन सब के ऊपर प्रेमचंद इजहार करते हैं और पूरी अर्जियत के साथ, पूरी हकीकतमंदी के साथ, पूरे उनकी जो ज़बान है वो देख लो देहात की ज़बान है। मतलब उससे लगता नहीं है कि प्रेमचंद खुद लिख रहे हैं, लगता है जैसे वही अफराद जो हैं वो जो ज़बान बोलते हैं बिल्कुल वो वही हमारे सामने नक्शा आ जाता है। तो ये जो उनके अफसाने हैं, या फिर उनका अफसाना देख लो कफ़न जो आखिरी मंजिल पे पहुंचता है, जो फ़न की बुलंदियों को छू लेता है, वो अफसाना जो उर्दू अदब का बहुत शानदार और बहुत अजीम अफसाना माना जाता है। कफ़न को देख लो, कफ़न दलित तबके की कहानी है। दलित तबके की कहानी एक और अफसाने के अंदर भी हमें देखने को मिलती है, निजात के अंदर। निजात जो है उसके अंदर एक दुखी चमार है, वो बेचारा अपनी बेटी की मंगनी का यानी सगाई का शुभ लगन निकलवाने के लिए पंडित घासीराम के पास जाता है। पंडित घासीराम जो है वो उससे पहले क्या कहता है कि पहले मेरे घर के द्वारे की बाहर के हिस्से की सफाई, अंदर तो आना मना ही था बिल्कुल, उसको तो दरवाजे पर ही अछूत का आना मना था। तो वो उसके बाहर की सफाई करवाता है, पूरी घास तुड़वाता है और उसको मोटी मोटी लकड़ियाँ चीरने के लिए देता है। अब वो बेचारा खाली पेट जो उसके लिए लगन का मुहूर्त निकालने के लिए वो घासीराम के पास आया था, वो बेचारा अपना घर का काम छोड़ करके सारे दिन उसके घर पे मेहनत करता है, पंडित के घर पे। और मेहनत करते करते क्या होता है, वो लकड़ी उससे चिरती नहीं है और चीरते चीरते क्या होता है, वो बेचारा मर जाता है वहीं। और उसका अंजाम क्या होता है, उसकी मेहनत का अंजाम ये होता है कि वो जो घासीराम है पंडित, वो क्या करता है, उसके पैर के अंदर उस रस्सी बांध करके और उसको घसीटता हुआ गांव के बाहर ले जाता है और चील कौवों को खाने के लिए छोड़ देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेंटेलिटी है अपर क्लास की, यानी ये है कि मजहबी जो मज़हब के जो बने हुए नेता थे, रहनुमा थे, जो अपने आप को मज़हब का रहनुमा कहते हैं, उनकी जो मेंटेलिटी थी कि वो इंसान को
यानी शूद्रों को या अछूतों को या दलितों को किस तरह इंसान मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको जानवर से बदतर, यानी उनसे काम तो लेना चाहते थे, उनसे पूरी तरह उनसे मेहनत तो लेना चाहते थे, उनसे बेगार तो लेना चाहते थे, लेकिन उनको इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे। तो वो तबका जो था वो किस तरह मजलूम तबका, किस तरह उसका इस्तेसाल किया गया। प्रेमचंद ने पहली मरतबा अफसानों के अंदर इस बात को उठाया। उन्होंने देहात के मजलूम तबके को उठाया, उन्होंने शहर के मज़दूरों को उठाया, उन्होंने जो हमारी तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद को पेश किया। उन्होंने हिंदुओं के अंदर जो ख़ानदान की जो रस्में हैं, ख़ानदान के अंदर जो ख़ानदान का जो निज़ाम है, ख़ानदान के अंदर जो मसाइल हैं, उनको पेश किया उन्होंने। ये देख लो, तुम बड़े घर की बहू है, जिसके अंदर ख़ानदानी निज़ाम बिखरने लगता है, तो जो आनंदी है वो लड़की जो है उसकी सूझबूझ की वजह से वो निज़ाम जो है बिखरने से बच जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब प्रेमचंद के यहाँ आती हैं। अब ये दलितों को का जो तबके के ऊपर उन्होंने जो लिखा उसका सबसे अच्छी जो मिसाल है वो कफ़न है। कफ़न जो है वो सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं है, घीसू और माधो की कहानी नहीं है, बुधिया की कहानी नहीं है, बल्कि क्या है कि जो कफ़न है वो उस नफ्सियात की, उस मेंटलिटी की कहानी है, उस नफ्सियात की कहानी है जो कि दलितों के अंदर सदियों से अपने हुकूक से महरूमी की वजह से उनको जो जलील किया गया, उस ज़िल्लत की वजह से उनका जो रद्द-ए-अमल था। अब क्या रद्द-ए-अमल हो गया वो कि वो जो है ज़रा सी आसूदगी के लिए, ज़रा से आसूदगी के लिए क्या करते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यानी अब वो इंसान उन सिफ़ात से महरूम हो गए जो कि इंसान होने के लिए ज़रूरी है। जब बुधिया है वो दर्द से तड़पती है, तो ये घीसू और माधो, घीसू तो बाप था और माधो उसका बेटा था, यानी माधो की बीवी थी बुधिया। तो माधो और घीसू जो है वो आलू खाने में मसरूफ़ थे कि कहीं ऐसा ना हो, उसको जाकर के नहीं देखते हैं कि वो दर्द से तड़प रही थी, उसको जाकर के नहीं देखते कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊंगा देखने के लिए तो दूसरा मेरे हिस्से के आलू भी खा जाएगा। तो मतलब ये है कि वो उस मेंटालिटी की कहानी है, उस नफ्सियात की कहानी है जो दलितों को का अब नतीजा हो गया था। दलितों के अब जहन पर जो असर हो गया था सदियों से, जो उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया था, उसका जो असर उनके जहन पर पड़ा था, वो असर अब हमें कफ़न के अंदर दिखाई देता है। तो कफ़न जो है वो आखिरी दौर की कहानी है उनकी, जब तरक्की पसंद तहरीक की भी इब्तिदा हो गई थी। लेकिन तरक्की पसंद जो अनासिर हैं वो तो प्रेमचंद के यहाँ शुरू से ही नज़र आते हैं। हमने बताया ना आपको कि प्रेमचंद के अफसानों के अंदर जो मजलूम तबका है उसके ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा उन्होंने, उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा वो डट कर के खड़े हुए और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और दूसरी बात यह है कि हमेशा तरक्की पसंद अनासिर का साथ दिया, आज़ादी का, इंसाफ का, तरक्की का उन्होंने साथ दिया, इसलिए वो तरक्की पसंद अदब के रहनुमा भी हैं। तो ये बातें हैं जो ये खुसूसियात हैं प्रेमचंद के अफसाना निगारी की, कि उनके यहाँ जो किरदार हैं वो जीते जागते किरदार हैं। पहली मर्तबा ऐसे किरदार, ऐसे तबके के किरदार उन्होंने पेश किए जो कि इससे पहले हमें नज़र नहीं आते थे। दूसरी बात यह है ज़िंदगी और कहानी का जो रिश्ता है, ज़िंदगी और अफसाने का जो रिश्ता है वो उन्होंने मुस्तहकम किया, पहली मर्तबा मजबूत किया उन्होंने अपने अफसानों के ज़रिए। दूसरी बात, जदीद अफसाने का जो तसव्वुर है वो प्रेमचंद ने हमें दिया है। तो इसलिए हम प्रेमचंद को आज भी अजीम अफसाना निगार मानते हैं कि उनके बाद बहुत सारे अफसाना निगार जो हैं वो अजीम हुए हैं। बहुत सारे अफसाना निगार ऐसे हैं जो कि उर्दू के अंदर जिन्होंने अपनी अफसाना निगारी के ज़रिए, अपने अफसानों के ज़रिए हमें मुतवज्जे किया है और बहुत बुलंद मुकाम हासिल किए, न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो मशहूर मकबूल हुए। लेकिन प्रेमचंद की हैसियत आज भी मुस्तहकम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इब्तिदा की थी, उन्होंने बुनियाद को मजबूत कर दिया उर्दू अफसाने की। इसलिए हम प्रेमचंद को आज भी अजीम अफसाना निगार मानते हैं। उम्मीद है आप लोगों को प्रेमचंद के अफसाना निगार से मुताल्लिक़ ये मालूमात हासिल हुई होंगी और अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम किसी और बात पर, किसी और मौजू पर इसकी गुफ्तगू करेंगे।